मैं दयाराम जागा, इतिहास व्याख्याता सैनी आदर्श पीजी कॉलेज से सभी विद्यार्थियों को कोरोना काल में उन्हें विशेष शुभकामना देता हूं कि वह मास्क का प्रयोग करें और अपने बचाव का पूर्णतः एहतियात बरतें। आज का जो मूलभूत जो बिंदु है, प्राचीन भारत से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, यह भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की एक प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। अतः इस सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिली वह बड़ी रोचक है। सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में जानकारी 1826 में चार्ल्स मेनन के द्वारा जब हड़प्पा के आसपास के उन्होंने स्थलों को देखा था। इसके बाद 1831 में जब चार्ल्स वर्न्स ने पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह से मिलने के लिए वह जब पंजाब गए थे, तब उन्होंने आसपास के इन हड़प्पा के स्थलों को देखा। उसके बाद 1831 से 1856 के बीच लॉर्ड कर्निघम ने इन खंडरों को देखा, लेकिन इसके बीच में इन स्थलों का उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। आवश्यकता तब हुई इन खंडरों को खोदने की जब 1856 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच ब्रिटिश काल में रेल लाइन डालने के लिए आसपास के खंडरों को खोदा गया। तब उन खंडरों के नीचे एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष देखने को मिले। अतः जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद 1921 में सर्वप्रथम इस सभ्यता के हड़प्पा स्थल को खोजा गया और उसका उत्खनन कार्य किया। दयाराम शाहिनी। उसके बाद 1920 में मोहन जोदड़ो इसका उत्खनन कार्य का नेतृत्व राखाल दास बनर्जी ने किया।
इसके बाद इस सभ्यता के अनेक स्थलों की खोज प्रारंभ हुई तथा यह सभ्यता प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि इसके अधिकांशतः जिन नगरों का उत्खनन कार्य हुआ वह सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के तट पर यह नगर स्थित थे। किंतु बाद में इस सभ्यता के स्थल दूर दूर तक विस्तृत मिले, जैसे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में सूत का जेंडर, सूत का कोह, बालाकोट आदि। पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो, चंदुड़ो, कोट दीजी, जोहरोदड़ो आदि। वहीं पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा, सरायखोला आदि, रहमानगढ़ी आदि स्थल मिले। अतः भारत के अंतर्गत इस सभ्यता के जो स्थल मिले उनमें जम्मू में मांडा, वहीं दक्षिण में महाराष्ट्र में देमाबाद, उत्तर प्रदेश पूर्व में आलमगीरपुर, हुलास तथा राजस्थान में कालीबंगा, तरकान खोला डेरा। भारत के पंजाब प्रांत के अंदर इस सभ्यता के जो स्थल मिले, बाड़ा, रोपड़, संथाल। भारत के हरियाणा प्रांत के अंदर इस सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल मिले उनमें राखीगढ़ी, बनावली, मीठा तल आदि तथा गुजरात के अंतर्गत जो इस सभ्यता के स्थल मिले उनमें राखीगढ़ी, शोरी, लोथल, रंगपुर, मालवन, रोजदी, धौलावीरा, भगवतरावपुरा, सूरकोटड़ा आदि। अतः यह सभ्यता अपने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। अतः पूरब से पश्चिम के अंतर्गत इस सभ्यता का क्षेत्रफल 1600 किलोमीटर के लगभग था। वहीं उत्तर से दक्षिण में इस सभ्यता का क्षेत्र 1400 किलोमीटर के लगभग था। डॉक्टर हुकमचंद जैन, डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा, डॉक्टर मुरारी लाल शर्मा के अनुसार इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल
किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। इस सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता था, लेकिन इस सभ्यता के स्थल सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों से भी दूर दूर तक विस्तृत मिले। तब इस सभ्यता को डॉक्टर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार जब किसी अज्ञात स्थान पर उत्खनन कार्य होता है, अतः जो प्रथम स्थल प्राप्त होता है उसके नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। इस सभ्यता का प्रथम स्थल हड़प्पा था। इसके हड़प्पा सभ्यता के संबंध में विद्वानों ने इसकी जो अवस्था है उसको 4 चरणों में रखा है। अवस्था को 4 चरणों में रखा है। इसकी हड़प्पा से पूर्व की अवस्था, जिसके अंतर्गत मेहरगढ़, दूसरा हड़प्पा सभ्यता की परिपक्व अवस्था, इसके अंतर्गत अम्री स्थल को रखा गया है। तीसरा हड़प्पा सभ्यता की जो अवस्था है उसके ये शौरी आरंभिक अवस्था, ये परिपक्व अवस्था, इसके अंतर्गत कालीबंगा। चौथी जो अवस्था है हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी अवस्था, इसके अंतर्गत लोथल को रखा गया है। अतः हड़प्पा से पूर्व जो इस सभ्यता के जो अवशेष मेहरगढ़ में स्थायी कृषि निवास के अवशेष मिलते हैं, वहीं हड़प्पा के उत्तरी भाग में अम्री सभ्यता के अवशेष मिले। बाद में अम्री सभ्यता के अवशेष हड़प्पा सभ्यता की बाद के जो नगर है उनसे कुछ भिन्न रूपता में देखने को मिलते हैं। इसे झंगरी सभ्यता भी कहा जाता है। वहीं इसकी जो परिपक्व अवस्था
कालीबंगा के अंतर्गत देखने को मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी जो अवस्था, यानी कि इस सभ्यता का जो उत्तरोत्तर जो काल था वह लोथल के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस सभ्यता के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं कि यह सभ्यता अपने अस्तित्व के अंतर्गत कब आई। इस सभ्यता के समय व काल क्रम के संबंध में विद्वानों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए। अपने तर्कों व तथ्यों के आधार पर विद्वानों के अपने सबके एक निश्चित मत नहीं है। अतः जिस समय इस सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ उस समय अनेक पुरातत्ववेताओं ने इस सभ्यता के कालक्रम के संबंध में जो तिथि निर्धारित की वो इस प्रकार से सर जॉन मार्शल महोदय इसका समय 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताते हैं। ईसा पूर्व से तात्पर्य बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले का समय। वहीं राधा कुमुद मुखर्जी इस सभ्यता का समय 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व बताते हैं तथा डॉक्टर V.A. स्मिथ, डॉक्टर व्हीलर, अर्नेस्ट मैक, आदि इस सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताते हैं तथा रेडियो कार्बन पद्धति अर्थात C14 के आधार पर कुछ विद्वान इस सभ्यता का समय 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। अतः अधिकांशतः विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस सभ्यता का अधिकतम समय 3500 ईसा पूर्व और इसका न्यूनतम 1500। अतः इस सभ्यता का उच्चतम काल 3500 ईसा पूर्व तथा इसका पतन 1500 ईसा पूर्व के लगभग होना प्रारंभ हो गया था। इस सभ्यता के निर्माता या जनक, इसके संबंध में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं।
इस सभ्यता के स्थलों पर जो उत्खनन के अंदर जो नरकंकाल व कपाल आदि मिले हैं, उसके आधार पर विद्वानों ने इस सभ्यता के निर्माता अलग अलग जातियों या प्रजातियों के निवासियों को बताया गया है, जिनमें प्रोटो ऑस्ट्रोलायड, मंगोलियन, अल्पाइन व आग्नेय भूमध्य सागरीय आदि। डॉक्टर रंगनाथ राव का कथन है कि इस सभ्यता के निवासी मिश्रित जाति के लोग थे, जिनमें मंगोल, आग्नेय, अल्पाइन रहते थे, किंतु उसमें आर्यों का भी एक समूह घुल मिलकर रहता था। मई राम प्रसाद चंद्रा साहब का मत है कि इस सभ्यता के निर्माता व्यापारी थे। डॉक्टर व्हीलर इस सभ्यता के निर्माता भूमध्य सागरीय अर्थात द्रविड़ों को बताता। अधिकांशतः यहाँ पर जो नरकंकाल या जिस जनजाति के अधिक मात्रा में मिले, उनमें यही द्रविड़ अर्थात भूमध्य सागरीय लोगों के मिले हैं, जिसके आधार पर अधिकांशतः विद्वान इस सभ्यता के निर्माता या जनक भूमध्य सागरीय या द्राविड़ लोगों को मानते हैं। इस सभ्यता की मुख्य देन क्या मानी जाती है, अर्थात इस हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य देन जो मानी जाती है, भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को सुनियोजित नगर व्यवस्था, जिसकी निम्न विशेषता इस सभ्यता के उत्खनन में देखने को मिलती है। लंबी चौड़ी सड़कें, साफ सुथरी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसकी लंबाई 39 व चौड़ाई 24 और गहराई 8 फीट के लगभग। इस स्नानागार पर गिरी पुष्प आदि प्लास्टर का लेप व निकासी के रूप में जलाशय में जब गंदा पानी एकत्रित हो जाता था, तो उस जलाशय की मोरी के द्वारा बाहर निकाला जाता था। इस जलाशय के ऊपर
कमरे बने हुए मिले हैं, जिससे विद्वानों का तात्पर्य है कि विशेष धार्मिक समारोह या विशेष पूजा अर्चना के समय इनमें स्नान किया जाता था, अर्थात तालाब से या जलाशय से पानी ऊपर लाकर। इनके अतिरिक्त यहाँ पर अन्नागार यानी कि अन्न के बड़े बड़े कुठार मिले हैं। अतः इस सभ्यता के जो भवन जो मिले हैं, उनका मुख्य दरवाज़ा, जो मेन जो गेट होता है मकान का, वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलता था। मकानों के अंदर ईंटों का प्रयोग होता था। वह मिट्टी आदि से वह निर्मित होती थी। गारे का मात्र एक काली बंगा के फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है, अन्यथा सादा ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकान की जो छत होती थी वह बांस, वह मिट्टी, जो गारा, जो गोबर मिलाकर उसका प्रयोग हुआ है आदि। कहीं कहीं सामान्यतः बड़े बड़े भवन भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन इस सभ्यता के जो भवन मिले हैं उनके अंतर्गत जलाशय यानी कि कुआं भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त शौचालय, आधुनिक जो पश्चिमी सभ्यता के जो भवन है वह विशेषकर इससे पूर्व इस सभ्यता में देखने को मिले। अतः इस सभ्यता के अंतर्गत ईंट विशेषकर प्रयोग में ली जाती थी, क्योंकि संभवतः उस समय ईंटों को पकाया जाता था। अतः ईंटों की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1, 2, 4 के अनुपात में थी, तथा ईंट अलग अलग प्रकार की थी। एल आकार की ईंट विशेषकर मकान के बाहर लगाई जाती थी, जिससे कि मकान के अंदर सीलन या आदि का प्रयोग न हो। अतः इस सभ्यता के निवासी ईंट निर्माण की कला से पूर्णतः परिचित थे। इस सभ्यता के निवासी सफाई व्यवस्था आदि पर भी विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि इस सभ्यता के उत्खनन से सड़कों के आसपास सड़कें हालांकि कच्ची मिली है, साफ सुथरियाँ मिली है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। सड़कों के किनारे विशेषकर बड़े बड़े गड्ढे मिले हैं, तथा जो इस बात के सूचक बताए जाते हैं विद्वानों के अनुसार कि यह कूड़े कचरे आदि इसमें डालने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। अतः इस सभ्यता की विश्व ही, भारत ही नहीं, विश्व को एक सुनियोजित नगर व्यवस्था मुख्य देन मानी जाती है। इस सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था देखिए, इस सभ्यता की समाज किस प्रकार रहती थी, उनका किस प्रकार रहन सहन था, किन क्रियाकलापों का वह समाज में प्रयोग करते थे। अतः अधिकांशतः विद्वानों का मत है कि यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, अर्थात माता प्रधान थी, माता मुखिया थी,
क्योंकि इस सभ्यता में अधिकांशतः जो मूर्तियां वे मिट्टी की मोहरें आदि के ऊपर जो चित्र मिले हैं, उनके आधार पर या एक अनुमान के आधार पर विद्वान इतिहासकार इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक व्यवस्था बताते हैं। इस मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत इस सभ्यता के निवासी का जो रहन सहन था वह उच्च स्तर का था, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ के निवासी ऊनी व रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। महिलाएं केश विनाश आभूषण आदि, क्योंकि चंदहुदड़ों के अंतर्गत तांबे का दर्पण मिला है, तथा महिलाओं से श्रृंगार से संबंधित सामग्री इस सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुई है। अतः इस सभ्यता के निवासी अपना आमोद प्रमोद व मनोरंजन भी निम्न प्रकार से करते थे, जिनमें मछली पकड़ना व शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन था। मल्लयुद्ध व खेलकूद नृत्य आदि इस सभ्यता के निवासियों के जो मृत संस्कार या मृतक संस्कारों के संबंध में भी विद्वानों के अलग अलग मत है। डॉक्टर सर जॉन मार्शल मृतक संस्कारों के बारे में अपने 3 मत बताते हैं। पूर्ण समाधिकरण, अर्थात मृतक के अस्थि अवशेष को पूर्णतः दफना दिया जाता था, अर्थात गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण यानी कि पशु पक्षियों के भक्षण के बाद उसके जो अस्थि अवशेष बचते थे उनको दफना दिया जाता था। तीसरा दाह संस्कार, अर्थात उन्हें पूर्णतः जला दिया जाता था। कई स्थानों पर स्त्री और पुरुष दोनों के एक साथ अस्थि अवशेष गड़े हुए मिले। इससे ज्ञात होता है कि एक विशेष प्रकार से मृतक के संस्कार एक साथ करने की भी इनकी प्रथा रही होगी। गड़े हुए अस्थि अवशेषों में मृतकों के समीप गंडे, ताबीज, भोजन आदि से संबंधित सामग्री भी प्राप्त हुई है, जिससे ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के निवासी पूर्व जन्म या पूर्व घटनाओं में पूर्णतः विश्वास करते थे कि मृतक की आत्मा निकलकर संभवतः यह जो सामग्री इनके समीप रखी गई है उसका उपयोग अवश्य करती होगी। अगला जो टॉपिक बच रहा है उसको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।